लल्लन टॉप अड्डा के इस हिंदू कॉलेज और एस्पिरेंट सीजन 2 जो अमेजॉन प्राइम पर आ रहा है, इस स्पेशल कोलैबोरेशन के अगले सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्र का नाम है गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सिविल सर्वेंट रही और अब तथास्तु के नाम से सिविल सर्विसेज की तैयारी का उपक्रम चला रही, इस्तीफा देकर और इंटरनेट की दुनिया में बेहद विख्यात डॉक्टर तनु जैन को। विराजे। और अब मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय, रियल लाइफ से इतर रियल लाइफ में बेहद अच्छे भैया, बेहद अच्छे दोस्त, कमाल के इंसान, और एस्पिरेंट्स के सीजन 1 और सीजन 2 में संदीप भैया का रोल निभाने वाले मेरे दोस्त सनी हिंदुजा। थैंक यू। काफी उत्साह ठंडा पड़ता लग रहा है। हाँ, संदीप भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत के बाद फिर आप लोगों के सवाल जवाब भी लेंगे। शुरू करें? आर वी गुड टू गो गाइस? ग्रेट। तनु जैन, पहला सवाल आपसे है, क्या आपने एस्पिरेंट्स देखा है? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कैसा बना है? माइक। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका? मैंने एस्पिरेंट्स देखा है और रियलिटी से काफ़ी मिलता जुलता है। एकदम सटीक तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी मिलता जुलता है। वही स्ट्रगल्स, वही जो एक बच्चे की तनाव की स्थिति होती है वो अक्सर दिखाई जाती है कि करना भी है, हो भी नहीं रहा, और पढ़ाई भी करनी है, और खूब टेंशन भी है, पारिवारिक भी, दोस्तों की भी। तो अलग अलग चीज़ें जो दिखाई गई हैं बहुत अच्छी हैं। और किरदार तो जब यहाँ संदीप भैया बैठे हैं तो कहने की ज़रूरत है नहीं। सनी, कम होता है कि एक सीरीज में बहुत सारे किरदार हो लेकिन एक के साथ लोग इतना आइडेंटिफाई करने की नारे लगने लगे, भैया में भैया, संदीप भैया। कितना बदला है ये रोल जब आप इसको पढ़ रहे थे, जब ये स्क्रीन प्ले की शक्ल में था और फिर आपने निभाया? और रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि सनी हिंदुजा कहीं गए और लोगों ने उन्हें सनी हिंदुजा के नाम से नहीं, संदीप भैया के कैरेक्टर से आइडेंटिफाई किया हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, इतनी बेहतरीन, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई संदीप भैया भैया सब मुझे कह रहे हैं, मेरे भैया हैं सौरभ भैया। थैंक यू सौरभ भाई, एंड थैंक यू तनु जी फॉर joining us and giving your time, and thank you to first of all Lallan Top, Saurabh ji, and Hindu Cultural Society, and to all of you for coming here and bringing your enthusiasm with you and giving you a lot of love. तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी को। अब जवाब देते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं इनफैक्ट जब संदीप भैया शो शूट कर रहा था इलाहाबाद में, तो किसी को नहीं पता कौन है सनी हिंदुजा। बस मोहब्बत है उनकी, आंखों में प्यार है। वो बस बोलते थे, अरे संदीप भैया आ जाओ चाय पी लो यार साथ में, अरे संदीप भैया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि वो संदीप भैया तो बोलते भी हैं और ऐसे भी सोचते हैं कि भाई अपने साथ वाला है। ये मेरे लिए ज़्यादा खूबी वाली बात है कि उनको लगता है कि मैं मतलब अप्रोचेबल हूँ, मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं बैठने भी वाला था, मेरे को बोला आ जाओ शूटिंग करते, बाद में चाय पियेंगे, है ना। तो ये था। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि संदीप भैया का जो रोल था वो कितना इवॉल्व हुआ या नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत इवॉल्व हो चुका हूँ ये रोल करके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं
एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ कि काम शिद्दत से करूँ, उसकी तैयारी करूँ, और इस प्रोसेस में मैं हर बार हर किरदार के साथ कुछ ना कुछ सीखता हूँ और कुछ ना कुछ एक ग्रोथ होती है। लेकिन जो संदीप भैया के साथ मेरी ग्रोथ हुई है वो बहुत ही मतलब जो मैं बयान भी नहीं कर सकता, उतनी ज़्यादा हुई है। उसकी काफ़ी लाइनों में ही इतनी ज़्यादा सीख थी, समझ थी, जो कि मुझे भी दे गई, सामने वालों को भी चेंज कर गई, और वो जो सामने वाले जो बदलाव एक्सपीरियंस करते उस बदलाव को देख के उसने मुझे चेंज किया है। उसने मुझे इतनी खूबसूरती दी है जो कि मेरे अंदर है, जो हमेशा रहेगी। और उसकी जो सबसे ख़ास बात तो वो माँ बाप प्यार दोस्त वाली बात है, तो वो आई ट्रूली बिलीव इट एंड आई लिव बाय इट। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ और सीखते रहूँगा, और बहुत खुश हूँ, और बहुत बहुत आभार है मेरे अंदर इतने प्यार के लिए। थैंक यू। एस्पिरेंट्स का जब हम सीज़न 2 देख रहे थे तो बार बार एक वाक्य आ रहा था उसमें कि तुम्हारा प्लान बी क्या है, प्लान बी है, प्लान बी नहीं है। तनु, आप डॉक्टर थी, फिर सिविल सर्विसेज में गई, और अब आप IAS एजुकेटर हैं। जब आप तैयारी कर रही थी तब ये जहन में था कि प्लान बी होना ज़रूरी है, या अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो मेरा प्लान बी ये होगा? बिल्कुल, BDS की डिग्री मेरा प्लान बी था। मुझे पहले दिन से ये था कि अगर सिविल सर्विसेज में बाय एंड चांस सिलेक्शन नहीं होता तो मैं एक डेंटिस्ट तो हुई, दोबारा से उस फील्ड के अंदर वापस जाने का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। वो आपका प्राइमरी ऑप्शन नहीं हो। जो प्लान बी है वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि आपका प्लान ए फीका पड़ जाए, लेकिन हाँ, एक पीछे पिलर सपोर्ट होना चाहिए। बाय एंड चांस गिर गए तो संभलने के लिए कुछ तो हो जहाँ पे आप संभल सकें। तो ये तब भी था मेरे जहन में, और आज जब मैं टीचर बन गई हूँ तब भी ये मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि एक प्लान बी, C, D, E, F सोच के रखिए, क्योंकि समझदार व्यक्ति वो है जिसको पता होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। आप देखेंगे ना IB जो ये सब कभी बड़े मिशंस करते हैं, तो जब भी मिशन करते हैं तो उनको होता है कि ये वाला रास्ता नहीं हुआ तो ये इस रास्ते से पहुंचेंगे, इस रास्ते से नहीं हुआ तो इस रास्ते से पहुंचेंगे। तो पहुंचना ज़रूरी है, रास्ता अलग अलग हो सकता है। परफेक्ट। सनी, आपके केस में आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे जी, फिर एक्टिंग में आ गए, आपका प्लान ए प्लान बी क्या था? मेरी विचारधारा थोड़ी अलग है इस लिहाज में। मेरा हमेशा से प्लान ए एक्टिंग था, और मैंने इंजीनियरिंग अगर की थी तो वो मेरे प्लान ए का पार्ट ही था। मुझे बहुत बचपन में मेरे डैड इंजीनियर हैं, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। आपके हीरो, आपके रोल मॉडल आपके फादर रहते हैं, मेरे साथ भी वही था। तो मुझे इंजीनियर बनना था। तीसरी क्लास में ये मेरा ऐसी सोच थी, लेकिन 7वीं में समझ में आया कि जीवन में कुछ करना है तो एक्टिंग है। तो मेरा प्लान ए वही था, और चूँकि और ऑफ कोर्स मैं उसकी तैयारी और वो सारी चीज़ें करके ही आया था बॉम्बे में। पर एक्टर आप ऐसे 2 साल 3 साल 4 साल में नहीं बनते हो। जो मैंने उस वक्त भी पढ़ा था, नसीर साहब ने लिखा था कि वो जो जब मैं तैयारी कर रहा था ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा था 10 साल तो एक्टिंग समझने में लग जाते हैं, बनते पता नहीं कब हो। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कितने साल लगेंगे या कितना समय लगेगा मुझे काम मिलने में या एक्टिंग समझने में। मेरा फोकस ये रहता था कि एक्टिंग समझूं और उसके लिए जो जो करना है अपनी स्किल्स को अच्छे से होन करूं और उसी लिहाज में काम करूं। तो मेरा प्लान भी प्लान ए ही था, पर यही था कि आर्थिक स्थिति ठीक ना थी तो तो प्लान बी थोड़ा सा थोड़ा किसी तरह कमाई वमाई करके कुछ करें और प्लान ए पे फोकस करें। तो मेरा प्लान बी जो था वो प्लान ए को सपोर्ट करने के लिए ही था, पर कुछ और हो नहीं पाया एक्चुअली तो मैंने कहा कि छोड़ दो, चलो इसी में लगे रहते हैं। और लगे रहे तो वही है कि आपकी जितनी शिद्दत है, जितनी मेहनत है और जितना ट्रस्ट है आपके ऊपर, ये सब बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप करते हो, प्रैक्टिकल लेवल पे जाते हो तो मुश्किल होती हैं। तो मुश्किलें लेकिन कहाँ नहीं है किसी जगह या किसी मुकाम को हासिल करना है तो थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एक्टिंग हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे आप UPSC तो आपको पता ही है जितनी ज़्यादा तकलीफ उतनी ज़्यादा सक्सेस। तो थोड़ा गुजरना पड़ता है और वो उसे मैं ग्रेजुएशन भी कहता हूँ। तो मेरे लिए वही था, प्लान ए प्लान बी
प्लान बी भी यही था कि वर्क टुवर्ड्स प्लान ए. दैट्स व्हाट माय प्लान Okay. वाज. आप इस सीरीज़ में एस्पिरेंट भी दिखे हैं और फिर मेंटर और टीचर भी दिखे हैं, जो हमने वो संदीप भैया वाला स्पिन ऑफ भी देखा था. तो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में कौन आपके मेंटर रहे हैं और क्या सबक उन्होंने दिए एज एन एक्टर, जैसे आपने नसीर भाई का जिक्र किया? देखिए, मेरे लाइफ में मेरे डैड, मेरे भाई, मेरे मॉम, ये लोग मेरे बहुत पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं. और वो जो आप कहते हो कि एक सपोर्ट मेरी लाइफ में, वो रहे हैं हमेशा. और मेरी वाइफ जो है शिंजनी, वो मेरे लिए एक आप उनको संदीप दीदी बोल दो मेरी. तो वो रही हैं. और मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक जन ही हो जो आपके साथ है, वो ऐसा नहीं होता है. मेरे लाइफ में अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके के संदीप भैया आए हैं. उन्होंने मुझे प्रेरित किया है. जैसे कई बार मेरे लाइफ में होता है कि कुछ चीज़ें सलाह करनी होती है, तो कभी कभार मैं आपसे भी पूछता हूँ, सौरभ भाई से, जाकिर भाई हैं, मनोज सर हैं, तो इन लोग से मैं पूछता हूँ कभी इस तरीके की अगर कुछ दिक्कतें आती हैं या कुछ आपको सोल्यूशन चाहिए हो, आप मझधार में हो, तो ये लोग मेरे सपोर्ट में रहते हैं. और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे FTI के, जो मेरे साथ रहे हैं. मतलब हम लोग अब बहुत सारे साल हो गए हैं, तो वो लोग भी मेरे एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं. तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं. और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में और सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता वो होता है जो हम चुनते हैं, जो जिसके साथ हम आते नहीं हैं, वो दोस्त होता है. वो इतना प्यारा रिश्ता है ना, वो नॉन जजमेंटल, आपके साथ खड़ा है, हाँ भाई ये करना, हाँ भाई चल दे, क्या जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं. सो ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मेरे लाइफ में, क्योंकि हम फैमिली से दूर रहते हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं वही हमारे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, और वही हमारे संदीप भैया हैं, मुझे ऐसा लगता है. और इनसे क्या सबक मिले, इन सारे मेंटर्स से सबक क्या मिले इनसे? सबक देखो, लाइफ में अलग अलग जगह पे आप अटकते हो, है ना, लेकिन लाइफ ख़त्म नहीं होती. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में ना, तो ये लोग हैं. और वो लोग इनफ हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आश्वासन देते हैं, सहारा देते हैं. और वही लोग हैं जो आपके अंदर जो चीज़ें आपको अभी नहीं दिख रही हैं. क्या होता है, हम लोग लाइफ में अटक जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन हम दरअसल ये भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है. आप अगर जेन्युइनली अपने आप को देखोगे ना झांक के, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है. हम लोग हमेशा कंपैरिजन ये करते हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं है, वो देखो वहाँ है, वो देखो वहाँ है, लेकिन हम कभी पीछे नहीं देखते हैं कि देखो वो वहाँ है, अपन यहाँ है. ये कभी नहीं देखते हैं. तो ये देखने में और ये समझाने में कि आप लाइफ के किस स्टेज पे हो, अपने आप को, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए ये आपके लोग काम आते हैं. दैट्स वेयर दे आर वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल. और आपकी इमोशनल, हार्दिक, मानसिक स्थिति के लिए मुझे लगता है दोस्तों से अच्छी कोई थेरेपी नहीं है, मेंटर से अच्छी कोई थेरेपी नहीं है. दैट्स व्हाट आई फील. तनु, अभी आप मेंटर वाले रोल में हैं, अपने करियर के तीसरे पड़ाव में हैं. जो एस्पिरेंट्स हैं UPSC के, एज अ मेंटर आप उनको क्या 3 अहम बातें बताना चाहेंगी? पेशेंस, परसिवरेंस एंड डेडिकेशन. तो सौरभ जी, वैसे आपने 3 पूछी तो 3 बताएंगे, आप 10 पूछ लेते तो 10 भी बता देते. तो 3 qualities that are very necessary for a UPSC aspirant is number 1, courage, हिम्मत. बहुत हिम्मत चाहिए एक ऐसे एग्ज़ाम को चुनने के लिए जो कि हर पड़ाव पे अनसर्टेन है. प्रीलिम्स होगा या नहीं पता. उसके बाद मेंस में कितना अच्छा लिख पाएंगे वो भी नहीं पता. और अगर मेंस नहीं हुआ तो वापस प्रीलिम्स देना पड़ेगा अगले साल. फिर इंटरव्यू देने का मौका मिला तो इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होंगे या नहीं पता. फिर रैंक कौन सी आएगी नहीं पता. बहुत अनसर्टेनिटी. और कहीं किसी भी पड़ाव पे फेल हुए तो वापस शुरुआत फर्स्ट. मारियो वाला केस नहीं है कि वो दूसरे लेवल से स्टार्ट हो जाएगा. मारियो से पहले की तरह फर्स्ट लेवल से ही फिर से शुरू करना पड़ेगा.
तो ये जो अनसर्टन एग्ज़ाम है, इसको करने के लिए, इसके अंदर कूदने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। आधे लोगों के हाथ पैर तो उससे पहले ही फूल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है स्मार्टनेस, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जैसे सारी चीज़ें दुनिया के अंदर, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, बाकी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली इंसान सोच सकता है। उसी तरह जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी एक बहुत ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस PYQs आपको बताते हैं, जो मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताते हैं कि कितनी दूरी तक भागना है, और आपका सिलेबस ये बताता है कि ज़मीन कितनी है। तो ये आपकी डायरेक्शन और आपका पूरा भागने की, आपकी कोशिश की दिशा निर्धारित करता है। और जो व्यक्ति स्मार्ट है, ऑब्जेक्टिव है, वो इसको एक एग्ज़ाम की तरह लेता है। अगर एक व्यक्ति दिन में 10 घंटे ये सोचे कि मुझे IAS बनना है और मैं IAS बन के ये करूँगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है। और जो व्यक्ति ये ना भी सोचे लेकिन पढ़ ले, उसके चांसेस अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए, ऑनेस्टी, अटर ऑनेस्टी। आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपने एम के साथ, अपनी प्रिपरेशन में, अपने इवैल्यूएशन में, यू शुड बी अटरली ऑनेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ के ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको वो ऑनेस्ट इवैल्यूएशन नहीं पता, तो कई बार हम ऐसे अनरीजनेबल टारगेट्स बनाते हैं जो कि फिर हम कहते हैं कि पढ़ा तो मैंने भी बहुत था, हुआ नहीं। तो वो उस रिग्रेट से बचने के लिए वी हैव टू बी अटर ऑनेस्ट फ्रॉम डे वन। दिस इज़ व्हाट आई थिंक आर द 3 क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड। जी, आप सनी अपने रिप्लाई में बोल रहे थे कि संदीप भैया का किरदार करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। एक एक्टर के तौर पर आपको डेली चैलेंजेस होते हैं, कभी कोई स्क्रिप्ट आ रही, कभी कोई रोल आ रहा, कभी नहीं आ रहा, कभी डेट्स मैच नहीं कर रही। आपके लिए कौन से वो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल रहते हैं कि यार इन पे स्टिक रहना है, काम कैसा भी करूँ, कितना भी करूँ? एक्टिंग के लिहाज में कि पर्सनल लाइफ के लिहाज में? दोनों। व्यक्ति तो एक ही है, एक्शन बोलने के पहले भी और बाद में भी। क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप ये काम करो? नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? जैसे इन्होंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बताए, आपके हिसाब से लाइफ एस्पिरेंट जो हैं हम सब लोग, ठीक है, गुरु संदीप भैया का ज्ञान। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी काम करूं, पहली बात तो वो लोग, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो लोग होते हैं कि उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, उनका क्या पैशन है, वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आप उस चीज़ में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, है ना। देखो, एज एन एक्टर ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप, या इन लाइफ, कि आप कोई भी चीज़ अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये अपने आप के बारे में रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त आप इसके लिए तैयार हो या नहीं। कई बार होता है लाइफ में, बहुत बहुत रेयरली होता है ये कि चीज़ें कि आप एक मुकाम पे हो और आपको शायद कुछ मिल रहा है जो शायद आपको इस वक्त लग रहा है कि आप तैयार नहीं हो। ये बहुत बहुत रेयर होता है जब आप संपूर्ण प्रेजेंट अपने लाइफ में हो और आप ये देखते हो कि ये इस तरीके के अगर काम आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो इस वक्त मैं तैयार नहीं हूँ, तो आप उसे समय दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़, दैट इज़ व्हाट आई थिंक वी ऑल एस्पायर फॉर। और अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आएंगी लाइफ में, बस ये चीज़ है कि आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो मेरी लाइफ की जो भी आप प्रिंसिपल कह रहे हो, जो भी आप चीज़ें कह रहे हो, और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं शायद संतुष्ट भी रहता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि ख्याल तो आते ही हैं कि मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जवाब मेरे अंदर ही है कि मैं उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो वो चीज़ आएगी नहीं। मैं जिस चीज़ के लिए तैयार हूँ मैं उसको बखूबी से करूँ,
और उसमें अपनी पूरी जान डालूं। और बहुत ही सिंपल फंडा है मेरे लाइफ का, जो मैंने सीखा है कि जो करो 100% करो, और अगर 1% डाउट है तो वो करो ही मत। दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर एनीबडी इन लाइफ, और दैट विल बी द बेस्ट रिजल्ट फॉर एनीबडी इन लाइफ टू डू दैट। और जो मैंने शुरुआत में कही कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये मैं तैयार हूं या नहीं हूं, और तो वो चीज़ समझाने के लिए आपके लोग होते हैं। जहां हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो जो रियलिटी चेक कई बार हमें नहीं समझ में आता, तो आई हैव माई पीपल ऑन whom आई रिलाई एंड आई ब्लाइंडली फॉलो कि ठीक है भाई, कि तुम ये कह रहे हो तो ठीक है। ऑफ कोर्स आप अपना देखते हुए चलते हो, लेकिन कई बार आपको जब लगता है नहीं समझ में आ रहा, देन यू ब्लाइंडली फॉलो ऑन योर पीपल। दैट्स व्हाट आई डू इन माई लाइफ, एंड दैट हैज़ मेड माई लाइफ सो ईजी, क्योंकि मैं उसको कंट्रोल कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ चैनल्स हैं, हम सिर्फ तैयार हो सकते हैं और हमारे अंदर से चीज़ें फ्लो हो सकती हैं। तो हमें तैयार रहना है और राइट जगह पे पहुंचना है, वो खुद ही चीज़ें होंगी। दैट्स व्हाट आई फील एंड थिंग्स विल हैपन थ्रू मी। सनी, आप तैयारी की बात कर रहे थे। तनु, इस चीज़ को लेके बहुत डिबेट रहती है कि यूपीएससी में कोचिंग करें, मेंटर हो, गाइडेंस हो, नहीं हो। एस्पिरेंट्स के सीज़न 2 में भी दिखाया गया है कि वो एक बड़ी चर्चित टीचर हैं, तो वो नवीन कस्तूरिया का किरदार अभिलाष वहाँ जाता है, बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, फिर बहस हो जाती है, वो स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करता है, तो कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई नोट्स ले रहा है। आपका इसमें क्या रुझान है? आपको क्या लगता है, कोचिंग बहुत ज़रूरी है? जैसे भगवान को पाने का कोई एक रास्ता नहीं हो सकता, कोई भक्ति से पाता है, कोई ज्ञान से पाता है, कोई कर्मों से पाता है। उसी तरह जो यूपीएससी है उसको भी पाने का कोई एक रास्ता नहीं है। लोग सेल्फ स्टडी से भी क्लियर करते हैं सिविल सर्विसेज, बिल्कुल एसेंशियल नहीं है किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग या किसी भी हर तरीके से बच्चा सेलेक्ट होता है। बच्चा गांव से भी सेलेक्ट होता है, बच्चा कोचिंग के साथ भी होता है, बच्चा मेंटर की मदद से भी होता है। व्यक्ति जिनके घर के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं वही उन्हें गाइड कर दें तो वो वाले बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। अर्बन बच्चा भी होता है, हिंदू कॉलेज के बच्चे भी होते हैं, और गांव के छोटे कॉलेज के बच्चे भी होते हैं, सब सेलेक्ट होते हैं। आइडिया सिर्फ इतना है, क्या आप यूपीएससी के फ्रेम में फिट हो रहे हैं? आप मेंटर की मदद से हो या खुद की पढ़ाई से हो? क्या आप खुद डीकोड कर पा रहे हैं? अगर आप खुद मेहनत करके डीकोड कर पा रहे हैं ये खाका है यूपीएससी का, मुझे इसमें फिट होना है, और आपके पास स्ट्रैटेजी है, कोई ज़रूरत नहीं है अहम ब्रह्मास्मि। और जहाँ 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 ज़रूरत लगे वहाँ मदद लेने में भी कोई बुराई नहीं है, है ना? क्या बात है। आप कोचिंग के बारे में ऐसे ही सोचते हैं जैसे कि एक्टिंग किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखी जा सकती है, ट्रेन किया जा सकता है? मेरा मानना भी यही है, जैसे इन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि जो आपने कहा, तो एक्टिंग का भी मेरा ये मानना है कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप एक्टिंग ट्रेन हो सकते हो। मतलब कोई आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्ट फॉर्म है जो होता है ना, इसे आप सीख सकते हो, कोई सिखा नहीं सकता इसे आपको। हर कोई अपने अपने लेवल पे इसे सीख के, ट्रेन करके, अपने आप को होन करके पॉलिश कर सकता है बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आप नहीं ही कर सकते हो। मुझे तो सिंपल लाइफ में फंडा ये लगता है कि आपका अगर पैशन है किसी चीज़ को लेकर तो आप वो हासिल कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते, ये हर किसी की क्षमता है। हर किसी के अंदर हर चीज़ करने की क्षमता हमेशा रहेगी, बशर्ते आप उसको कब तक एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरा ये मानना था जब मुझे एज एन एक्टर बनना था, 7वीं से जब मैं सोचता था, 4-6 साल तो शर्मो शर्मी में निकल गए, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, नहीं करूँगा, वो करूँगा। लेकिन जज्बा मेरा बहुत ज़्यादा था। मुझे ये पता था कि मेरी इनिशियल ट्रुथ जो बोलते हैं, मैं कहीं भी कभी भी लाइफ में किधर भी अटकता हूँ तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा इनिशियल ट्रुथ क्या था, कि मैंने क्या सोच के ये डिसीजन लिया था। तो आई ऑलवेज फॉल बैक टू दैट, आई विल गेट माई आंसर। एंड अगर वो लंबे समय तक मेरे जहन में नहीं है तो वो मेरा था नहीं। लेकिन एक्टिंग को लेकर
मैंने जब सोचा था तो मैं उस एक्सपीरियंस में खो जाता था जब मैं थिएटर में जाता था। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरे और वो पर्दे के बीच में, और वो जो भाव होता था ना, दैट वाज माय इनिशियल ट्रूथ विच आई रियलाइज्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो ये मुझे पता था कि ये सच है मेरा, मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा पब्लिक के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे वो देना है, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा देना है। यू नो, एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मानता हूँ कि प्यार देना और प्यार लेना ही मेरा सच है। तो मैं वो एक्टिंग के ज़रिए करना चाहता हूँ, और ये मुझे पता था मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ये एक्सेप्टेड था, और मुझे पता था इसे मैं सीख सकता हूँ, और मेहनत करके लोगों से मिलके, टीचर से मिलके, सीनियर से मिलके, मैं FTI से हूँ, मेरे बैचमेट्स हो, मेरे सीनियर्स हो, हर किसी से मैंने सीखा है और मैं सीख रहा हूँ। सीखने का अंत नहीं है और मैं सीखते रहूँगा। जैसे कि मैंने कहा था, कई रोल हैं इस वक्त शायद मैं तैयार नहीं हूँ वो करने के लिए, पर मैं वो नहीं कर पाऊँगा ऐसा नहीं है। मैं सीखूँगा, सीखता रहूँगा, और आई थिंक लाइफ इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन जो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मेरी बस यही लाइफ में फाइट रहती है कि मैं अपने कल से कितना आगे बढ़ाऊँ। तो मेरा यही है, तो कल से अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो सब ठीक है। ग्रोथ शुड बी ओनली कांस्टेंट द वे चेंज इज। तो वो एक मेरा लाइफ का फंडा है, वो मैं करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं कर सकता हूँ, या अगर जैसे कोई भी अगर किसी फील्ड में कहीं पहुँच सकता है, तो आप भी पहुँच सकते हो, क्योंकि सब एक तरीके के बने हैं, सबके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है, और सबके अंदर वो जज्बा है कहीं भी पहुंचने का, कुछ भी हासिल करने का। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई फील, एंड एनीबडी कैन अचीव एनीथिंग एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। इट्स जस्ट कि आपको उसके लिए शिद्दत, मेहनत, लगान आपकी वो उसके पीछे लगे रहो, तो डेफिनेटली हासिल होगा। इट्स माई फीलिंग एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट। ये बताइए, जब आप एस्पिरेंट शूट कर रहे थे तो शूटिंग के दौरान के कैसे तजुर्बे थे? कहाँ कहाँ शूट किया? दिल्ली में शूट किया हमने। काफ़ी हद तक दिल्ली में ही पूरा शूट हुआ एक्चुअली, एस्पिरेंट शूट। तो जी, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे? थोड़ा अगर आप नौजवान दोस्तों को झलकियाँ बता सकें शूट के दौरान की, ये जो ऑन स्क्रीन दोस्त दिखते हैं ये असल ज़िंदगी में भी दोस्त बन गए हैं क्या? या जैसे ही शूट खत्म हुआ, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, खत्म हुआ, अपने अपने रास्ते निकल लिए? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये रिश्ता बड़ा स्पेशल होता है दोस्ती का, और इसे आप बनाते नहीं हो, ये बन जाता है, ठीक है। तो जो रिश्ते रह जाते हैं, हम बहुत शूट्स करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत शूट्स बढ़िया होते हैं, बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कभी अलग थे। लेकिन फिर वो शूट ख़त्म हो जाता है, फिर आप कोई भी कोशिश नहीं करता है मिलने की या ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ एंगेज करने की। लेकिन अगर वो होता है, जैसे मैंने कहा, वो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये एस्पिरेंट्स 1 में जब चीज़ें शुरू हुई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, और हमेशा टच में रहते थे, और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे कि लाइफ में वो वाली बात है कि अपग्रेड होता है, तो एस्पिरेंट्स 2 वाज जेन्युइनली एन अपग्रेड फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी मोहब्बत वही थी, हमारा प्यार वही था, बस थोड़ा सा क्या होता है कि मिलने का जो वक्फा होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी बस कम हुई, लेकिन मोहब्बत वही है, और मोहब्बत वही बरकरार रही। वैनिटी वैन का साइज बढ़ा था। वो सबका बढ़ा ना एक साथ। अपग्रेड तो हर लिहाज में हुआ है। जी बिल्कुल। तो वो हुआ सबके लिए। अच्छा तनु, इसमें एक पैरेलल कहानी चलती है, बैक एंड फोर्थ स्टोरी टेलिंग, जिसमें आज की तारीख में किरदार कहाँ पे हैं? अभिलाष एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, संदीप भैया उसी डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं, गुरी अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, धैर्या एक NGO चला रही हैं, और SK पढ़ा रहे हैं ना। और उसी टाइम पे एक स्टोरी चल रही होती है कि जब ये तैयारी कर रहे हैं, इनके फाइनल इंटरव्यू हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, पैरेलल लाइफ। तो आपको उस पैरेलल लाइफ में दिखता है जैसी ज़िंदगी हमने मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर, करोल बाग, इन सब एरियाज़ में देखी है। और स्टूडेंट्स की दिक्कत, स्टूडेंट्स का संघर्ष ये तैयारी करते हुए सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है, मेंटल फटीग, सपोर्ट सिस्टम। उसमें एक सीन है, सरदार जी हैं लैंडलॉर्ड, वालिया साहब वो ट्यूबलाइट ही बदलवाते रहते हैं,
ना? तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? कभी खाने को लेकर बीमार हो जाता है वो अपने फाइनल एग्जाम से पहले? राजेंद्र नगर में रहने की कई सारी दिक्कतें हैं। बहुत महंगा है, कमरे बहुत छोटे छोटे हैं और शेयरिंग में बच्चों को रहना पड़ता है। तो जब वो बच्चों को शेयरिंग में रहना पड़ता है तो एक रूममेट को रात को पढ़ना है, एक को सुबह पढ़ना है। पूरी रात खटपट वो चलाएगा तो वो नहीं सो पाएगा, और जब वो सुबह काम करेगा, किचन में खाना बनेगा, तब वो नहीं सो पाएगा। बीमार बच्चे अक्सर हो जाते हैं। मैं तो टीचर हूँ, मैं अपने सारे बच्चों को अक्सर कुछ रेसिपी की टिप्स भी देती रहती हूँ कि भाई घर में ही पुलाव बना के खा लो, क्योंकि बाहर का खाना खा खा के अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसा कि सनी जी ने बताया कि दोस्ती बहुत ज़रूरी है। जब आप राजेंद्र नगर में बिना पेरेंट्स के, एक बिना सपोर्ट सिस्टम के आप रह रहे हैं, तो दोस्त ही आपके सपोर्ट सिस्टम है। कभी तबीयत खराब होगी तो दोस्त ही ले जाएंगे डॉक्टर के पास। किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है। आप किसी दिन डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, घर वालों से कह नहीं सकते कि हम क्या करें। दोस्त, मेंटोर्स, टीचर्स यही हैं जो आपके लिए उस वक्त परिवार है। वहाँ पे परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो सिनर्जी राजेंद्र नगर में बनती है या कहीं पर भी ऐसी जगहों पे बनती है, क्योंकि सब आ जाते हैं इकट्ठे, नोट्स मिल रहे हैं, आप निकले 4 नोट्स देखे, अरे ये भी पढ़ना है, ये भी देखा जा सकता है। चाय पीने भी जा रहे हैं तो चाय वाला भी आपको बता रहा है नया करंट अफेयर्स देख लिया, हाँ हाँ इजराइल पैलेस्टीन में क्या चल रहा है, वो भी पूछ लेता है। और आप चाय वाले को देखेंगे, चाय वाला बहुत अपडेटेड है वहाँ पे। वेंडर्स, सब्जी वाले वेंडर्स बहुत अपडेटेड है, क्या बढ़िया चल रहा है, कौन से टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ की उनको खबर है। आप खाना खाएंगे तो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, आप वॉक के लिए भी जाएंगे तो एक दोस्त मिलेगा जिससे आप ये सब डिस्कस करें, तो सिनर्जी बहुत बन जाती है। तो परेशानियां हैं लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। बस यही एक सच्चाई है। मेरा एक सवाल था, हमारे शो में बोलते हैं कि राजेंद्र नगर के रिश्ते राजेंद्र नगर में ही रह जाते हैं, तो क्या आप इसे मानती हैं कि क्या आप इसका रिवर्स का आपने एग्जाम्पल सेट किया है? राजेंद्र नगर की ये मैंने लाइन सुनी है कि वहीं रह जाते हैं, लेकिन ऐसा सनी नहीं हिंदुजा है। ये पूछना चाह रहे हैं कि आप और आपके पति वत्सल राजेंद्र नगर में मिले थे, एकेडमी में मिले थे? लल्लन टॉप है, सीधे पूछा देखो ना, घुमा के पूछ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा कि लल्लन टॉप का काम लल्लन टॉप ही करें हम बस चिंगारी दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। राजेंद्र नगर के रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं। तनु, एस्पिरेंट्स में एक डायलॉग है, मेहनत कोई नहीं देखता, लोग आएंगे फेल्योर का मेडल टांगेंगे। कैसे जूझें असफलता और असफलता के डर से? क्योंकि असफलता तो कभी कभी आती है, असफलता का डर हमेशा साथ चलता है। असफलता डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम अगर पास नहीं हुआ तो क्या व्यक्ति असफल हो गया? क्या एक जॉब नहीं मिली तो व्यक्ति असफल हो गया? या एक प्यार सफल नहीं हुआ तो व्यक्ति असफल हो गया? तो ये जो असफलता है ये बड़ा खतरनाक सा टर्म है, बहुत खतरनाक सी उसकी परिभाषा हमने बना दी है। व्यक्ति तब तक असफल नहीं है जब तक वो मान ना ले कि वो असफल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद उनमें सबसे कुछ नाम हैं, जैसे सत्या नडेला जी, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ तो आज वो आइकॉन बन गए। तो एक एग्ज़ाम आपकी असफलता या सफलता को डिफाइन नहीं करेगा। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और असफलता से बस आपको अगर ये समझ में आ गया कि एक एग्ज़ाम, एक चीज़ या कोई भी एक इवेंट आपकी लाइफ का वो डिफाइन नहीं करेगा आप सफल हैं या असफल, तो आपको असफलता से डर नहीं लगेगा। आपने सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया, शिद्दत से किया, मेहनत से किया, ऑनेस्टी से किया, बाय एंड चांस नहीं हुआ, बाय एंड चांस। वैसे जो इतनी मेहनत करते हैं अक्सर उनका हो जाता है, यहाँ नहीं तो स्टेट पीसीएस में हो जाता है, और बहुत सारी अलग अलग जॉब्स हैं जहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, ज़िंदगी थोड़े ना ख़त्म हो गई।
ये नहीं तो कुछ और करेंगे। जिन्हें करना है वो तो कहीं पर भी मचाएंगे, वो जहाँ उनको करना है वहाँ पर जाके करेंगे। अभी मुझे कोई बता रहा था जो डायरेक्टर है इस शो के, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट किया था, देखिए क्या शो बनाया है, करा ना कुछ लाइफ में बहुत बढ़िया। तो इट्स लाइक कि आप असफल तब तक नहीं है जब तक आप मान ना लें। जी सनी, आप कैसे डील करते हैं? क्या आपका बेसिक मंत्र है असफलता? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक परसेप्शन है। सफलता और असफलता एक परसेप्शन है। आज आप सोचो तो आप सफल हो, आप ना सोचो तो असफल हो। मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है लाइफ में, अगर आप मानसिक, शारीरिक, इमोशनल हर तरीके से अगर आप सेन हैं, सक्षम हैं, समझ है, आप अच्छा खा रहे हैं, आपको अच्छी नींद आ रही है और सुबह आपका पेट साफ हो रहा है, तो मुझे लगता है आप सफल हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक्स है ये। अगर आज आप बोलो कि मुझे ए मिल गया तो मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप पूछना उस बंदे से, जब उसको ए मिल जाता है वो बोलेगा मैं अभी भी सफल नहीं हूँ, मुझे बी चाहिए। वो जब बी पे पहुंचेगा तो तभी भी बोलेगा मैं सफल नहीं हूँ, सी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि सफलता और असफलता आपके दिमाग में है। आप इस वक्त खुश हैं, आपके लोगों के आसपास हैं, आपके अंदर शांति है, आप स्वस्थ हैं, तो आप सफल हैं। ये मेरा सिंपल फंडा है। बाकी वो चीज़ें काम हैं आपकी, वो काम होता रहेगा। कभी आप ये लेंगे, कभी उस मुकाम पे जाएंगे, इस मुकाम पे जाएंगे। सिमिलरली आप, जैसे इन्होंने कहा, एक रिश्ता नहीं बना, एक रिश्ता कहीं और बन गया, एक किसी और का कुछ और हो गया। ये चीज़ें तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। इनमें मतलब कैसे आप इनमें सफलता और असफलता देखेंगे? तो आप पहले ज़रा उन लोगों को देखें जिनके पास, जो शायद जूझ रहे हैं, थोड़े स्वस्थ नहीं हैं, थोड़े शायद किसी को चलने में तकलीफ है। वो नहीं सोचेगा कभी मेरा वो हुआ कि नहीं, वो पहले ये सोचेगा मैं चल तो लूँ ढंग से। तो जो हमारे पास है, वो जो मैंने पहले कहा, वो हम कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम हमेशा, वो वाली बात है गुलजार साहब का कि ज़िंदगी में हमें हासिल तो सब कुछ हो जाता है, पर अक्सर याद वही रहता है जो हम हासिल ना कर सके। क्या बात। जीवन में हमारे पास जो कुछ है वो हम नहीं देखते हैं, पर जो नहीं मिल रहा है उसको याद करते हैं। तो मेरा है कि फोकस थोड़ा शिफ्ट करो, जो है उसको देखो। बहुत बहुत बेहतरीन है हम सब इस वक्त। अगर हम यहाँ बैठे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वी आर रियली रियली प्रिविलेज्ड, बिकॉज वी डोंट नो कि लोग क्या क्या चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमने कोविड हुआ, हमने देखा लोगों को, मानसिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं थी, शारीरिक तौर पे लोग ठीक नहीं थे। वी डोंट नो वो क्या चीज़ों से गुजरते हैं। कुछ लोग 6-6 महीने, 8-8 महीने अस्पताल पे रहते हैं, पंखा गोल घूमता हुआ देखते हैं। आप देख के दिखाओ 1 मिनट तक, फिर बात करेंगे हम सफलता और असफलता की। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। पहले हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे पास क्या है इस वक्त। इसका मतलब ये नहीं है आगे बढ़ने का नहीं सोचना है। खुश होते हुए इस वक्त जहाँ है उसमें कंटेंट होते हुए बिल्कुल आगे बढ़ने का सोचना है। ये मेरा फंडा है, क्योंकि लाइफ का असली पर्पस ग्रोथ है, जो कि हम बात कर चुके हैं। दैट्स व्हाट आई फील। इसलिए अब इस सेशन की ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई तुम लोग? सफेद टी शर्ट, अरे पीछे नहीं देखो, तुम ही से पूछ रहे हैं क्या समस्या है गुरु? सब ठीक है? पेट साफ हो रहा है? अरे संदीप भैया ने बताया। अच्छा देखो, होता क्या है कि जैसे ही ये बात बोल दी जाए ना, पेट साफ, तो लोगों को लगता है दिस इज फनी। बट इफ यू टॉक टू एनी डॉक्टर, जो साइकोलॉजिस्ट हो, जो लिवर से रिलेटेड हो, योर गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट फनी। तो साफ हो रहा है? ये तुम चारों भी बहुत बतियाने में लगे हो, बोर हो रहे हो क्या? ये तीसरी रो में थोड़ा बतियाना है, बाहर जाके बतिया लो। बैठे हो तो सुन लो, है ना? यहां से सब दिखता है दरअसल। अब आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, इसलिए तय किया गया है कि अब आप लोगों को सुना जाए। आपके जो भी सवाल हैं सनी हिंदुजा से या तनु जैन से आप पूछ सकते हैं। कैन वी हैव द माइक प्लीज? एक ही माइक है? खर्चा तो बहुत हुआ है, 2 तो कम से कम। हाँ पूछिए। सवाल छोटे, जितने छोटे रखेंगे उतने ज्यादा ले पाएंगे। ओके सर, एम आई ऑडिबल? या यू आर वेरी Sir, मच ऑडिबल। सर माय नेम इज रजनीश। सर मेरा सवाल
संदीप भैया से है। जैसे मैंने एस्पिरेंट सीज़न 2 देखा तो एंड में एक ट्विस्ट सा रह गया है। वो लग रहा है कि एस्पिरेंट 3 तो आएगा ही आएगा, जैसे उसका एंडिंग है। तो उसमें भी भैया ने भी मतलब जैसे अभिलाष ने रिवेंज टाइप, तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मतलब कि जैसे मना कर देते हैं ना, तो उस इंस्पेक्शन बैठा देते हैं, तो फिर आपका चांस आता है तो आप भी मतलब भैया पे इंस्पेक्शन कर देते हैं। तो ये जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पर्सनल और प्रोफेशनल में मतलब कितना डिफरेंस आता है और हमें कितना फोकस रखना चाहिए अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू। पहले तो ये बता दीजिए कि सीजन 3 का शूट कब से शुरू हो रहा है? देखो वो सीजन 3 और बाकी चीज़ें बताने के लिए जो हमारे लेखक साहब जो मिलके गए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बाकी भाई आपका मैं एक सिंपल शब्दों में जवाब देना चाहूँगा कि जो संदीप भैया भी बोलते हैं, मेरा नहीं है ये, संदीप भैया जो मेकर्स हैं वो सबका है, आप सबका है। उन्होंने कहा है कि लाइफ का असली पर्पस है बैलेंस बनाना, है कि नहीं? अच्छा लगा क्या आपको? तो मुझे ये लगता है कि अगर आप अपना काम करते हुए बैलेंस में अगर चीज़ें करेंगे ना तो आपका रास्ता सही निकलेगा, सही तरीके से निकलेगा। अब वो एस्पिरेंट 2 में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना क्या चीज़ें हैं, वो एक ड्रामा और एक लिखने के हिसाब से है, लेकिन उसमें हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि लाइफ में बैलेंस बनाए। वो चाहे अभिलाष हो या चाहे संदीप भैया हो, चाहे गुरी हो, एसके हो, धैर्य हो, सब कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस तरीके से करें, और वही हम कोशिश करते हैं और वही हम दिखाने की कोशिश भी कर ही रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। अगला सवाल। नमस्कार सभी को। मेरा प्रश्न सनी जी से है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो संदीप भैया की ट्रेट्स हैं जिनको हम सब इतना पसंद करते हैं, आपके जीवन में, आपके निजी जीवन में उनमें से कौन कौन से ट्रेट्स आपके अंदर हैं? थैंक यू सर। कई बार मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अच्छा ये अलग अलग हैं क्या, संदीप भैया और ये सनी। तो कुछ चीज़ें शायद पढ़ने के पहले सनी हिंदुजा की शायद संदीप भैया में गई, और कुछ चीज़ें संदीप भैया की पढ़ के सनी हिंदुजा में आई। तो काफ़ी मुझे लगता है संदीप भैया और सनी हिंदुजा ने एक दूसरे से सीखा है, और वही जो मैंने पिछले जवाब में दिया, हम दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील about the characteristics. जी, अगला सवाल। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन तनु मैम से है। माई सेल्फ सनी फ्रॉम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। सनी, वाह। जस्ट अ कोइंसिडेंस। आपको क्या लगा कि मुझे कोई सुनियोजित साजिश नजर आ रही है इसमें? ऐसे बड़ी प्रामाणिकता के साथ बोल रहा है, जस्ट अ कोइंसिडेंस, आई नो बडी। बैक टू द क्वेश्चन मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं केमिस्ट्री ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ मैम, क्या आपको लगता है जो बीएससी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको एक अनफेयर डिसएडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो बीए कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वही जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आते हैं और हमें मतलब एक नए तरीके से स्टार्ट करना होता है? सनी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है किसी भी ग्रेजुएशन के बच्चे को। मैंने तो बीडीएस किया था, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ी नहीं थी पहले, मैंने भी क्लियर किया। इंजीनियरिंग के बच्चे क्लियर करते हैं, बीएससी के बच्चे बहुत आसानी से क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए ना, साइंस एंड टेक वाला पोर्शन अब आपको नहीं पढ़ना, वो आपके लिए स्ट्रांग है। वही पोर्शन शायद बीए वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए हिस्ट्री आसान हुई तो उनके लिए साइंस मुश्किल हो गई, आपके लिए हिस्ट्री मुश्किल हुई तो साइंस आसान हो गई। तो आप जो भी अपनी ग्रेजुएशन में परस्यू कर रहे हैं वो वाला सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक एग्जाम। हर चीज़ पढ़नी है। हिस्ट्री भी 6 टाइप्स की हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, यू नेम इट एंड यू हैव इट, ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, एक चीज़ आपके लिए आसान होगी, बाकी मुश्किल हो जाएंगी। अगला सवाल। Hello ma'am, I am Arli Kashyap Mohanta from History Honors. Ma'am, my question is to Tanu ma'am. Ma'am, ऑप्शनल कब चूज़ करना चाहिए
और कैसा ऑप्शनल लेना चाहिए? जैसे लोग बोलते हैं कि जो पढ़ने में मज़ा आता है वो लो, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लो। जैसे मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन वो ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो लेंदी सब्जेक्ट्स क्या जीएस की प्रिपरेशन में हार्म करते हैं, या फिर हमें छोटा ऑप्शनल लेना चाहिए, और वो कब चूज़ करना चाहिए हमें? ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट 1 ईयर आपके पास होना चाहिए। तो यानी कि जब भी आपको एग्ज़ाम देना है उसके 1 साल पहले आपको ऑप्शनल ज़रूर चुन लेना चाहिए। और अगर हम कहें किन पैरामीटर्स पे हमें ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, इंटरेस्ट इज़ 1, सेकेंड इज़ कॉम्पिटेंस। आर यू कॉम्पिटेंट इन द सब्जेक्ट? आप जब उसके आंसर्स लिखते हैं तो क्या आपके आंसर्स में जो कंटेंट है वो चमक कर आता है, आपका स्ट्रक्चर चमक कर आते हैं। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट, लेंथ जिसको हम कहते हैं, तो मार्क्स का अगर आप डिवीजन देखेंगे तो जीएस के लिए 1000 नंबर, ऑप्शनल के लिए 500 और एसए के लिए 250। जितने नंबर, और हमारी जो करेंसी है यूपीएससी की वो है टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। कितना समय आप देंगे, कितनी एनर्जी और एफर्ट आप किसी सब्जेक्ट को देंगे, तो उसी को उसी डिवीजन में बांट लीजिए, 4:2:1। तो अगर वो 2 में ख़त्म हो रहा है ऑप्शनल तो लेंदी भी हो तो चलेगा, और नहीं हो रहा तो छोटा ले लेंगे। थैंक यू। अब हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। Just the last question, if you don't mind. ओ आई डू माइंड सर, आई एम सॉरी, Okay, बट then it's इसके बाद एक सेशन और भी है। मैम से पूछना था. मैं आपको मैम का ईमेल आईडी दे देता हूँ। As you wish. अभी उन्होंने सिखाया ना कि बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, मैं डिसिप्लिन में रह रहा हूँ, मुझे वहाँ से इशारा कर दिया गया। Okay then. थैंक यू यंग मैन, व्हाट्स योर नेम? ऋषभ यादव. ऋषभ, यहीं पे पढ़ाई करते हो? जी. क्या पढ़ाई करते हो? तुम्हारी टी शर्ट पे क्या बना हुआ है? I don't know. Kind of anime. काइंड ऑफ? Anime. ये क्या होता है गुरु, बहुत अंग्रेजी साउंड कर रहा है। एक नया. एनिमेशन, Yeah, animation. चील बिलौआ कहते हैं उसको। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।